सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के बीच संघर्ष। सैमुअल हैटिंगटन ने यह बात कही थी और इन्होंने कहा कि सभ्यताओं के बीच संघर्ष है। लगभग मोटे तौर पर 8 सभ्यताएं यानी सिविलाइजेशन में पूरे विश्व को बांटा गया और कहा गया कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है विश्व में, संघर्ष के और भी बिंदु हैं विश्व में। और उसमें सबसे बड़ा बिंदु क्या है? सभ्यताएं। 2 सभ्यताओं के बीच युद्ध। आपने पढ़ा हिंदू सिविलाइजेशन भी है, मुस्लिम सिविलाइजेशन भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशन भी है, आप लोगों ने देखा। तो सैमुअल हैटिंगटन साहब ने कहा कि ये सभ्यताओं के बीच संघर्ष। तो आखिर ये शब्द कहां से उठ करके तुरंत आ गया? क्या जरूरत पड़ गई कि हैटिंगटन साहब ये तुरंत कह दें कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? आखिर वह क्या बात थी? तो बात कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनेंगे। वो यह है कि 1945 से लेकर के 1990 तक, 1945 से लेकर 1990 तक, जब आप हिस्ट्री में, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास पर जब आप जाते हैं तो आपको एक वर्ड मिलेगा कि इस पूरे पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया, शीत युद्ध। युद्ध से पहले भी एक वर्ड यूज है, कोल्ड यानी शीत। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वर्ड यूज किया गया कोल्ड वॉर, वॉर यूज नहीं किया गया, कोल्ड वॉर यूज किया गया। मतलब सिंपल है कि युद्ध तो है, लेकिन क्लैश तो है, युद्ध तो है, लेकिन वो फुल फ्लेज युद्ध नहीं था जो आज रसिया और यूक्रेन के बीच आपको देखने को मिलता है, या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या अन्य युद्ध जो आप समझ सकते हैं, जो आपके स्मरण में है, मेमोरीज में है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये युद्ध जो है शीत युद्ध कहा गया। क्यों कहा गया? फुल फ्लेज युद्ध नहीं था। फिर क्या था? बेसिकली ये 2 आइडियोलॉजीज के बीच का झगड़ा था। एक है कैपिटलिस्ट, 1 मिनट, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरा था साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। दो विचारधाराओं के बीच युद्ध चला। इस पूरे पीरियड में, यानी कहा जाए, यदि मैं कहूं आपसे, इस पूरे पीरियड में 1945 से 1990 तक ये जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है और ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, इनके बीच झगड़ा चला। इन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, हम सुपीरियर है, तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी आइडियोलॉजी खराब है, हम सुपीरियर है, तुम बुरे, मोटा मोटी। और ध्यान रखेंगे कि कैपिटलिज्म की वैसे शुरुआत तो इंग्लैंड में हुई थी। इस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी की शुरुआत तो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका जो लीडर बन गया था वह यूएसए बन गया था। आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड की हालत खराब हो गई, तो इतना बड़ा शक्तिशाली देश बचा नहीं वो। तो अब इंग्लैंड कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद या पूंजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवाद एक विचारधारा है, उस पर आधारित जो जो देशों की गवर्नेंस होगी, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे कंट्रीज को कैपिटलिस्ट नेशन या कैपिटलिस्ट कंट्री, जैसे इंग्लैंड हुआ, यूएसए हुआ, ये सब। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एक ताकतवर देश के रूप में उभरा और वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मान रहा था और ये बन गया लीडर। लेकिन उसी समय एक और देश 45 के बाद ताकतवर देश का उदय हुआ, राइज हुआ, वह था यूएसएसआर, जो आज का आपको रसिया समझ में आता है, पूर्व सोवियत संघ।
ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। तो इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का लीडर बन गया सोवियत संघ। और ये दोनों हमेशा, ये दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे से सुपीरियर के चक्कर पे क्या होता था, कई बार कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच जाता था, दो देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, कई बार ये दो देश युद्ध करते करते रुक जाते थे। ताकतवर दोनों थे, दोनों के पास एटम बम था, एक के पास थोड़ा पहले आया 45 में, इनके पास में 1949 में आया, इस ग्रुप के पास, इसके पास 1945, आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या कि इन दोनों के बीच जो आइडियोलॉजी का संघर्ष था, ले देकर के अंतगतवा दो देश के बीच भी संघर्ष का रूप ले लिया, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। और ये दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे की एकदम दुश्मन है, एक साथ दोनों का को एग्जिस्टेंस है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेफ्टिस्ट भी कहा जाता है और मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कम्युनिस्ट को आप लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी और मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी भी कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, उसने जो विचारधारा दी वही है मार्क्सवादी विचारधारा। देखिए आगे, तो यहां तक आप समझिए, आगे देखिए बहुत ही सिंपल है, समझिए। अब हुआ क्या कि एक बात और भी ध्यान रखें, वह यह है कि पूंजीवादी या पूंजीवाद जो विचारधारा है आखिर है क्या सर, समझ में नहीं आया सर। एक सिंपल अर्थ में मैं कहूं ना, आजादी से जुड़ा हुआ चीज है। थोड़ा और मैं इकोनॉमिकल बेस में कहूं तो पूंजीवादी जो शासन प्रणाली होती है उसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है, निजी क्षेत्र। मतलब सारी कंपनियां प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगी, वही खुद मार्केट तक ले जाएंगी और खुद ही बेचेंगी अपने दाम पर। ये नहीं कि भारत में जैसे हम लोग बोलते हैं कि सरकारें बोलती है पेट्रोल इतने में बेचना है, केरोसिन इतने में बेचना है, फिर कुछ समय बाद देखते हैं जब रबी और खरीफ का समय आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें एक तरह से कहा जाए कृषि का मूल्य भी निर्धारित होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मूल्य भी निर्धारित होता है। ये सब शासन प्रणाली में ऐसा नहीं। यहां पर पूंजीवादी शासन प्रणाली में सब चीज निजी क्षेत्र के हाथ में है। यही पेट्रोल बनाएंगे, निकालेंगे, यही रिफाइन करेंगे और खुद ही बेचेंगे अपने मूल्य पर, इतना इनको लगता है। यही ट्रेन चलाएंगे, यही फैक्ट्री चलाएंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ प्रशासन चलाएगी। ऐसे सबसे बड़ा लीडर बने बोला यूएसए और बहुत सारी कंट्रीज। लेकिन यदि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, यानी फैक्ट्रीज भी गवर्नमेंट चलाए, रेल भी गवर्नमेंट चलाए, है ना, रेट भी गवर्नमेंट फिक्स करे, ऐसे गवर्नमेंट को आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट। वैसे याद रखेंगे यही चीज सोशलिस्ट में भी है, समाजवादी, ठीक है, या समाजवाद में भी है। समाजवाद और साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बहुत मिलती जुलती विचारधारा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। लेकिन एक जगह जरूर मिलती जुलती है, वो यह है कि पूंजीवाद में जहां हर चीज प्राइवेट प्लेयर करेंगे, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो है ना एलॉन मस्क हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, सब कुछ उनके हाथ में होगा। तो वहीं कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में हर चीज सरकार करे। तो ये दो प्रकार की विचारधाराओं में इतना बड़ा अंतर है। देखिए तीसरी प्रकार की विचारधारा भी है जिसमें इन दोनों का मिक्स किया गया, यानी 1 और 2। और ऐसा करने वाला एक देश है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, रसिया, इधर वाले का, यानी कम्युनिस्ट, जिसमें हर चीज
गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन जब भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ तो भारत को यह लगा कि दोनों ही विचारधारा पूर्ण नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए भारत ने इसको यानी 1 को भी एक्सेप्ट किया और 2 को भी कहा। मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी चीजें होंगी और प्राइवेट प्लेयर्स के पास में भी होगा। इसलिए हम कहते हैं अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि अब मैंने आपको पहले तो क्या समझाया, वह यह समझाया कि 1945 से 1990 के बीच शीत युद्ध है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? दो विचारधाराओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं, और दोनों विचारधाराओं को एक एक पर्टिकुलर देश लीड कर रहा था, और दोनों ही तरफ के देशों में कई अन्य देश भी थे जो इसके पीछे खड़े थे। फिर मैंने आपको यह भी समझाया कि आखिर पूंजीवाद थोड़ी देर के लिए क्या किसे कहेंगे और साम्यवाद किसे कहा जाएगा, और इससे अलग भी एक चीज हो सकता है जिसमें दोनों शामिल। ठीक है, आगे अब होता क्या है जरा ध्यान से समझें। हुआ क्या, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, लेकिन 1990 में क्या हुआ जरा देखो। और इसकी शुरुआत हो जाती है 1986-87 से। होता क्या है कि यूएसएसआर यानी जो आज का रसिया है, यानी और इसने कौन सी विचारधारा को अपनाया हुआ है? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। वाजिब बात है, इसने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया है तो इसका शासन प्रणाली कैसी होगी? साम्यवादी होगी। तो ये था, देखा गया कि 86-87 में क्या देखा गया, रसिया डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया, गंभीर आर्थिक संकट। यानी दो विचारधाराओं के बीच युद्ध चल रहा था, दोनों एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगे हुए थे, ताकत से भी लगे हुए थे। एक एटम बम बना रहा है, दूसरा ही बना रहा है, मतलब किसी भी ढंग से दिखाना है कि हम ज्यादा अच्छा है। लेकिन हुआ क्या, 86-87 आते आते रसिया की इकोनॉमी खराब हो गई और डीप आर्थिक मंदी में आ गई। और जिस देश की आर्थिक मंदी खराब होगी तो वाजिब उसका प्रभाव हर तरफ होगा, हर तरफ पड़ेगा। रसिया में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया, असंतोष आ गया। और इसी का परिणाम था, इसी का रिजल्ट था कि जो उस समय का यूएसएसआर था वह टूट गया, स्प्लिटेड इनटू 15 कंट्रीज। रसिया बहुत बड़ा देश था, कई आज के तारीख में कई देश उसके अंग थे, और जब गंभीर आर्थिक संकट आया उससे जनता के बीच असंतोष हुआ, और एट लास्ट 1990 में, ध्यान रखेंगे कब, 1990 में रसिया टूट गया और 15 कंट्री बना। कई कंट्री हैं जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कई सारे देश हैं, अर्मेनिया है ना, अजरबैजान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यूरोप में आप देखेंगे लाटविया, लिथुआनिया, ये सब कंट्री, 15 कंट्री बने। इसमें से एक जो था वो रूस भी है, यानी रसिया भी है। आज हम लोग नहीं कहते हैं ना यूएसएसआर, आज हम लोग सिर्फ रसिया कहते हैं। ये बात अलग है कि 15 देश टूट भी गया, इसके बावजूद भी रूस आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश है। सोचिए जब ये 15 देश उसके साथ रहे होंगे तो कितना बड़ा देश रहा। समझ रहे बात को? अब देखिए, तो जरा ये देखिए कि आखिर रसिया टूटा क्यों? क्योंकि वहां पर गंभीर आर्थिक संकट आया। अब जब गंभीर आर्थिक संकट आया तो आप कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चला रहे थे, जिसमें इकोनॉमी पर फुल कंट्रोल है। किसका है?
गवर्नमेंट। और इसका परिणाम क्या हुआ? 1986-87 में आप डीप इकोनॉमिकल क्राइसिस में पहुंच गए। तो सर ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं है इस आइडियोलॉजी पर, ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया इस आइडियोलॉजी पर, और सभी ने कहना शुरू कर दिया कि ये आइडियोलॉजी बुरा है और इस पर चलने वाला कोई भी देश अंतगतवा खत्म होगा। और जब 1990 में रसिया टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो माना जाता है कि जो दो विचारधाराओं के बीच युद्ध चल रहा था तो वह भी समाप्त हो गया, क्योंकि रसिया टूट गया, रसिया कमजोर हो गया, और यह साबित हो गया कि साम्यवादी शासन प्रणाली खराब। ये तो साबित हो भी गया। और दूसरा पॉइंट, इसका पॉलिटिकल प्रभाव भी ये पड़ा कि रसिया टूट गया तो एट लास्ट क्या हुआ? एक इंड हो गया। 1990 में इंड हो गया। इंड ऑफ व्हाट? इंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था? क्लैश बिटवीन आइडियोलॉजी। सच्चाई यह है कि 1990 में क्या हुआ? एट लास्ट कोल्ड वॉर का अंत होता है और यूएसएसआर टूटता है, कोल्ड वॉर का अंत होता है, रूस एक तरह से हार जाता है उस वैचारिक युद्ध में। ठीक है, आगे देखिए। तो जब कोल्ड वॉर का अंत होता है, ध्यान देंगे, जब कोल्ड वॉर का अंत होता है तो सभी ने कहा कि ये जो वैचारिक आइडियोलॉजिकल संघर्ष था, संघर्ष का दौर था, जो 1945 से लेकर के 1990 तक चला, बिटवीन टू आइडियोलॉजी, जिसका एक का मुखिया यूएसए था और दूसरा का मुखिया यूएसएसआर था, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, इसके समाप्त होने के बाद अब विश्व में शांति आई। कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद सभी ने कहा, बड़ा जोरों खरोश से निकला कारवां कि अब तो भाई देखो कोल्ड वॉर का अंत हो गया, शांतिपूर्ण अंत हो गया, और अब पूरे विश्व में क्या होगी? शांति ही शांति होगी। और इसी में एक व्यक्ति हैं सैमुअल हैटिंगटन साहब, इन्होंने कहा भैया सुन लीजिए, विचारधारा के बीच युद्ध तो समाप्त हो गया, शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन संघर्ष अब भी विद्यमान है, संघर्ष आज भी है, क्लैश आज भी होगा। और आज जो क्लैश होगा वह कौन सा क्लैश होगा? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो आप कह रहे हैं कि विश्व में शांति हो जाएगी, ये अनदर बात है। आज भी विश्व में संघर्ष है और आगे भी बना रहेगा। 90 में कहा था, 91-92 की बात होगी, 1991-92 में इन्होंने कहा था ये बात। इनकी पुस्तक का नाम ही है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसी में उन्होंने ये बात कही, सैमुअल हैटिंगटन साहब ने, सैमुअल हैटिंगटन साहब। और इन्होंने कहा कि वैचारिक युद्ध तो समाप्त हो गया, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी तो खत्म हो गया, लेकिन अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। और मैंने बाकायदा कहा 8 टाइप ऑफ सिविलाइजेशन है ना, इसमें बताया गया। इसमें से कुछ है जैसे हिंदू सिविलाइजेशन है ना, आप जान रहे हैं। दूसरा बताया गया वेस्टर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशन है ना, जिसको आप क्रिश्चियन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तीसरा है इस्लामिक सिविलाइजेशन, और आगे बहुत सारी और भी हैं, आपने देखा होगा। ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, इसमें रसिया भी है। तो बोला क्या, मैंने 8 कहा है, आपने 8 लिखा भी होगा, ठीक है, ध्यान दें। तो इसी में इसने कहा कि आज के तारीख में वैचारिक युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन सभ्यताओं के बीच युद्ध चलता रहेगा, चाहे वो हिंदू सिविलाइजेशन और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच हो, यानी हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, या वेस्टर्न वर्ल्ड यानी क्रिश्चियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच में हो। तो आप इसको बाकायदा देख सकते हैं, चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जिस ढंग से अमेरिका आए दिन ईरान इराक पर हमले करता है, उसको कई लोगों ने कहा है कि ये सिविलाइजेशन के बीच वॉर चल रहा है। कई सारे देश में आप देखते हैं अपने ही देश के लोगों को मार दिया जाता है धर्म और संस्कृति के नाम पर, एथनिक ग्रुप के नाम पर। तो क्लैश चल रहा है, एक पर्टिकुलर देश के अंदर भी हो रहा है। एक ही देश के लोग अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, जैसे कि उइगर मुस्लिम्स को मान रहे हैं चाइना, आपने आज देखा।
जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट हुआ, आज हो रहा है और तेज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? हंटिंगटन साहब ने यही बात कहा कि भैया सुनिए, विश्व में कई सभ्यताएं हैं और उनके बीच अब संघर्ष ज्यादा हो, विचारधारा का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन सभ्यता के बीच का युद्ध अब प्रारंभ हो चुका है और अब उसका युद्ध चलेगा, और वो कहे कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। और इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास में कल बताया था कि आपसे पूछा जाएगा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि सिविलाइजेशन के बीच युद्ध है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सैमुअल हंटिंगटन ने दिया था। फिर आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रूव कीजिए कि है या नहीं है, या इवैल्यूएट कीजिए है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जैसे मैंने कहा कि या तो यदि आ जाए इवैल्यूएट, ठीक है, या जिसको हिंदी में आप कहते हैं मूल्यांकन करें कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है या नहीं है, इवैल्यूएट करें, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो आगे आज बढ़ा। और मैंने कहा था कि इसमें हमेशा पहले पार्ट 1 लिखें, इसमें आप पैराग्राफ वाइज लिखना चाहें तो मैंने कहा था कि हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो पार्ट 1 में पैराग्राफ राइटिंग में हम लोग पार्ट 1 लिखेंगे, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें और कहें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, व्हाट इज दिस, कौन दिया, और इसी में चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से सिविलाइजेशन हैं जो दिया गया, जिसके द्वारा दिया गया, सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा। तो कितने प्रकार के सिविलाइजेशन में उन्होंने पूरे भारत को डिवाइड किया, सॉरी पूरे विश्व। तो पहला पैराग्राफ में आप ऐसे उत्तर को लिखेंगे। दूसरा पैराग्राफ या दूसरा पार्ट जो उत्तर का होगा, उसमें आप प्रूव कीजिएगा, प्रूव इट, कि हाँ क्लैश है, ठीक है। आप कहेंगे कि क्लैश है। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, जो आप लोगों ने लिखा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट में जब आप लिखेंगे प्रूव इट, तो उसमें आप लिखेंगे जैसे अफ्रीका है ना, बेसिकली इन अफ्रीका, ओके, इन अफ्रीका मैनी ग्रुप्स, है ना, एथनिक ग्रुप भी हो सकता है या रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है। इन अफ्रीका जो है बहुत सारे एथनिक या रिलीजियस ग्रुप जो है वह बहुत ही फंडामेंटलिस्टिक हो गए, है ना। इन द रिसेंट ईयर, आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, इन रिसेंट टाइम क्या है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप अफ्रीका क्षेत्र में, अफ्रीका महादेश में बहुत ही कट्टरपंथी हो गए हैं, फंडामेंटलिस्टिक हो गए हैं, ठीक है। और वह अदर अपने से अलग धर्म के ग्रुप के लोगों को या उसके अलग एथनिक लोगों को मार रहे हैं। और ये सब घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है कहां पर, नाइजीरिया, है ना, नाइजीरिया में हो रहा है, जैसे कांगो में हो रहा है। और एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है या फंडामेंटल संगठन इस क्षेत्र में है, बोको हरम, बोको हरम, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बोको हरम। फिर से आते हैं, बात समझते हैं कहां पर क्या छूट रहा है। तो पहला भाग हम प्रूव करेंगे। प्रूव में कल जो पहला पॉइंट आप लोग का छूटा है और सेकंड पॉइंट से आप लोग पूरा साथ में है। पहला पॉइंट ये था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे रिलीजियस ग्रुप या एथनिक ग्रुप, आप रिलीजियस एथनिसिटी थोड़ा सा अंतर है। एथनिसिटी में मतलब आता है, एथनिक ग्रुप में आता है मतलब मान लो प्रजाति भी आती है, जैसे कोई काकेशियन है, कोई अल्पाइन है, कोई निग्रो है, इसको भी डाला जाता है एथनिक ग्रुप में। बोली को भी डाला जाता है, आप कुछ अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, किसी का अलग लैंग्वेज है, ये भी होता है। गोरा काला, इसको भी एथनिसिटी में डाला जाता है। तो एथनिसिटी और रिलीजन में अंतर है। हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन सेम हो, लेकिन आप दिखने में बिल्कुल अलग हो उनसे, बोलने में अलग हो, खान पान में अलग हो, तो इसको एथनिक डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका में क्या है कि रिलीजियस बेसिस पर तो ग्रुप बने ही जो दूसरे रिलीजन को मान रहे हैं, एथनिसिटी पर भी बने, ठीक है, और एक दूसरे को मारा जा रहा है। और ये प्रूव करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को, क्योंकि सिविलाइजेशन में रिलीजन भी आता है और एथनिसिटी भी आता है, और ऑन द बेसिस ऑफ
रिलीजन एंड एथनिसिटी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्टिक ग्रुप तैयार हो गए हैं जो वहीं के लोगों को, अपने देश के लोगों को मार रहे हैं। विदेश तो छोड़ दीजिए, अपने देश के लोगों को ही मार रहे हैं। जैसे बोको हरम एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जो नाइजीरिया आदि क्षेत्रों में एक्टिवेट है। ये कई सारे जघन्य अपराध कर रहा है, वहां के लोगों को धर्मांतरित कर रहा है, डरा धमका के लोगों को मार रहा है ना। तो ये सब चीजें आपने देखा। सेकेंड पॉइंट में आप जैसे यहां पर आएंगे, क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में मैंने कहा म्यांमार, मैंने कहा था म्यांमार में देखो बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश म्यांमार, और बुद्ध का सबसे जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो शांति का है, पीस, शांति का संदेश देने वाले हैं बुद्ध। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म इज पीस। और आज के तारीख में जो सबसे बड़ा कंट्री माना जाएगा म्यांमार, बुद्धिस्ट कंट्री, वो क्या कर रहा है? वह अपने यहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को मार करके भगा दिया। बोला ये लोग कट्टरपंथी हैं भैया, इनको भगा दीजिए। उधर आप देखेंगे चाइना में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन में उइगर मुस्लिम है, उनको भी खासकर नॉर्दर्न स्टेट में या नॉर्दर्न प्रोविंस में चाइना का रहते हैं ये, उनको भी चाइना की सरकार दमन कर रही है। धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, निर्जातीयता के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर आज विश्व में बहुत जगह संघर्ष हो रहा है। देश के अंदर संघर्ष है, बाहर तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये बताता है, प्रूव करता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। फिर मैंने आज कई सारे पॉइंट आपको बताए होंगे और भी कि और क्या क्या पॉइंट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया क्लास में कि ऐसा नहीं है, इसके विपक्ष में भी तर्क देंगे। तो मैंने कहा था सेकेंड पार्ट तो हो गया प्रूव इट, फिर थर्ड पार्ट में आप कट करेंगे जो आप प्रूव किए हैं ऐसा नहीं है, और आप विपक्ष में तर्क देंगे। भारत का एग्जाम्पल दीजिए, बहुत सारे धर्म, सेक्ट, रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। टर्की एक बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है, इसके बावजूद भी वहां पर डेमोक्रेसी है। आपने आज जैसे पढ़ा था, है ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हो रहा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा, इस सब बारे में कहा गया। चलिए आज की क्लास आप लोग यहीं तक है, यही मेरे ख्याल से यहीं तक आप लोग का छूटा था। और बाकी हम लोग यदि कोई और प्रॉब्लम हो तो जरूर आप इन्फॉर्म करें, मैं बता दूंगा। नमस्कार।